हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने इस वीडियो में जो टीजीटी पीजीटी के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं इसे दो चार बार पढ़ चुकी हूँ और 2-4 महीने पे मैं इसे रिवाइज़ करती रहती हूँ। कैसे मैंने इसे पढ़ा है इसके बाद स्टार्टिंग इसकी भूमिका जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी जो लेखक हैं उन्होंने लिखा है। और भूमिका से ही बहुत सारे प्रश्न अब बन के आते हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे अंडरलाइन किया है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहा था और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं और उसमें जो ये क्वेश्चन आए हैं उसी के अनुसार मैं प्रेम की पीर, देखिए पद्मावत, ये सब जो मेन मैंने मेंशन किया है अपने बुक में कि कहाँ-कहाँ अंडरलाइन करना चाहिए। तो आप भी जब पढ़िए तो इसे जब भी कोई भी बुक पढ़िए और किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, तो उसे पहली ही बार में अंडरलाइन कर लीजिए जहाँ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे। मैंने अपने बुक में किया है और इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी भूमिका के बाद में प्रथम संस्करण के बारे में बताया गया है। और जब मैंने इस बुक को खरीदा तो लगभग 150 रुपये का ये बुक था। आज 10-20 रुपये दाम इसके बढ़ गए होंगे प्रेज़ेंट टाइम में। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की ने इसकी भूमिका जो लिखी है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमिका को आप इतने हल्के में मत लीजिएगा, पढ़िएगा ज़रूर। और कहाँ तक मैंने पढ़ा है ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोबारा मैं इसे पढ़ रही हूँ। कुल मिलाकर 12 ग्रंथों को उन्होंने वीर गाथा काल के महत्वपूर्ण माना था, ये मैंने मेंशन किया है। देख रहे हैं कि कैसे मैंने इसे पढ़ा है। और आप भी जो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ रहे हैं, मेरे वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे इसे अंडरलाइन किया जा सकता है। अब देखिए भूमिका रामस्वरूप चतुर्वेदी के बाद में रामचंद्र शुक्ल ने भी इस किताब के बारे में कुछ लिखा है और इससे भी पॉइंट बनता है एग्ज़ाम में आने के लिए। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रकरण में इन्होंने क्या किया है। आचार्य राम शुक्ल ने जो अपना ये हिंदी साहित्य का इतिहास है वो प्रकरणों में ही विभाजित किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है कि आदिकाल कितने प्रकरणों में विभक्त है। देखिए ये लगभग 4 प्रकरणों में आदिकाल विभक्त है। पहला जो प्रकरण है वो सामान्य परिचय से शुरुआत होता है। सामान्य परिचय देखिए इसमें 1 या 2 पेज का है और फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं कि दूसरा जो प्रकरण है अपभ्रंश का है और तीसरा जो है वो कुछ अन्य देश भाषा की रचनाएँ हैं और चौथा प्रकरण जो है वो है फुटकल रचनाएँ हैं। 4 ही प्रकरण में आदिकाल विभाजित हुआ है और भक्ति काल कुछ लंबा है, काफ़ी पेजों में है, इसका हम अलग वीडियो मेंशन करेंगे। और आदिकाल में हेमचंद्र को इन्होंने प्रथम जो कवि माना है। प्रथम जो अपनी किताब में प्रथम कवि का जो उल्लेख है हेमचंद्र ही से ही इन्होंने शुरुआत की है। उसके बाद में देखिए इन्होंने कैसे-कैसे क्या दिया है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिपापोती करके मैंने पेंसिल से या कहीं पेन से हल्के पेन से अंडरलाइन किया है और देख रहे हैं कि मैंने कैसे-कैसे पढ़ा है। तो इस तरह आप भी आचार्य रामशुक्ल की किताबों को पढ़िए और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहीं हम अंडरलाइन कर देते हैं या लगा देते हैं, इससे क्या रहता है कि हमें पूरा बार-बार नहीं पढ़ना रहता। 1-2 बार पढ़ने के बाद में हमारे दिमाग में जैसे ही उस पॉइंट को पढ़ते हैं हमारे दिमाग में छप जाता है कि ये जो रचनाएँ हैं आप देख रहे हैं इस समय वो आचार्य रामशुक्ल की जो अपभ्रंश काव्य था उसकी रचनाएँ इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद में आ जाइए दूसरे पेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ के बाद में ये अपभ्रंश काव्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद देश भाषा काव्य आ जाता है तीसरे प्रकरण में। तो जब आप ये किताब पढ़ें आचार्य राम शुक्ल का तो ये इसका भी ध्यान रखें कि देश भाषा काव्य किस प्रकरण में आता है, फुटकर रचनाएँ किस प्रकरण में आती हैं, अपभ्रंश काव्य किस प्रकरण में आता है, क्योंकि अब क्वेश्चन बहुत डीपली पूछे जाते हैं और इसको ध्यान में रख के हम अपनी तैयारी करें। क्यों मैं भी ऐसे पढ़ती थी लेकिन मैंने 2-4 एग्ज़ाम में देखा नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में और अदर स्टेट के एग्ज़ाम में जो पीजीटी टीजीटी का हुआ है, डीपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदिकाल कितने प्रकरणों में बाँटा गया है या अपभ्रंश काव्य किस प्रकरण में आचार्य राम शुक्ल ने दिया है या जो भूमिका है उससे संबंधित क्वेश्चन पहले नहीं